शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने अपने कर्तव्य पर विचार किया कि मैं इन लोगों की भाषा को सिद्ध करूंगा। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने हिंदी पंडित बनने का निश्चय किया। निश्चय ही इसी दृढ़ता के कारण बुल्के के मन में हिंदी सीखने की इच्छा को बल मिला। अपनी इच्छा को मूर्त करने के लिए उन्होंने पंडित बद्री दत्त शास्त्री से हिंदी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। बुल्के यही नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे बढ़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत की मास्टर्स डिग्री हासिल की। कामिल बुल्के ने सन 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से माता प्रसाद गुप्त के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध किया। यह जानकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि उस समय सभी विषयों में शोध प्रबंध अंग्रेजी में ही लिखे जाते थे। फादर बुल्के के अनुरोध पर विश्वविद्यालय को शोध नियमावली में मानकों में संशोधन करना पड़ा और इस तरह बुल्के के शोध को हिंदी में प्रस्तुत प्रथम शोध प्रबंध का गौरव प्राप्त हुआ। हिंदी को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने की अपनी संघर्ष यात्रा के आरंभिक वर्षों में बुल्के ने जो संकल्प लिया था, यह उस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था और ऐसा अभूतपूर्व कार्य यदि किसी भारतीय हिंदी सेवी द्वारा किया गया हो तो उसका महत्व निश्चित ही कई गुना हो जाता है। मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत के विद्वान कामिल बुल्के की हिंदी में प्रति अटूट निष्ठा थी। हिंदी जानने वाला यदि उनके सामने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता तो उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था। वह हिंदी के अपार शब्द सामर्थ्य, व्याकरणिक संरचना और अभिव्यक्ति की क्षमता से बखूबी परिचित थे। वह हिंदी की पैरवी खुले मंचों से बड़े ही प्रभावी तरीके से करते थे। वे मानते थे हिंदी में सब कुछ कहा जा सकता है, सारे कामकाज सुचारू रूप से हिंदी में किया जा सकता है। हिंदी की बहुमुखी परियोजनता और शारीरिक वैविध्य को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने धर्म, दर्शन आदि विषयों पर आधारित हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली को ए टेक्नोलॉजिकल इंग्लिश हिंदी ग्लॉसरी नाम से प्रकाशित किया। पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित यह लगभग 500 पृष्ठों की पुस्तक है जो अपने आप में अद्भुत और मौलिक है। कामिल बुल्के के इस महनीय प्रयास को हिंदी जगत की अपार सराहना मिली। परिश्रम साधे इस कार्य के बाद सन 1968 में कामिल बुल्के ने हिंदी प्रयोक्ताओं को अंग्रेजी हिंदी कोश के रूप में अद्भुत सौगात दी। 40,000 से भी अधिक शब्द वाला यह कोश बुल्के की 30 वर्षों की साधना और अथक परिश्रम का प्रतिफल है, जो अपने प्रकाशन के इतने वर्ष बीत जाने पर भी हिंदी के सर्वाधिक प्रमाणित और व्यवहारिक कोशों में से एक माना जाता है। बुल्के ने अपने इस कोश को काफी समय तक अद्यतित करते रहे। शायद इसलिए उनका यह कोश हिंदी के विद्यार्थियों के साथ साथ हिंदी विद्वानों द्वारा भी संदर्भ रूप में स्वीकारा जाता है। कामिल बुल्के ने यह कोश हिंदी सीखने वालों की समस्याएं दूर करने के लिए तैयार किया था, लेकिन हिंदी भाषियों और अनुवादकों के लिए भी यह उतना ही उपयोगी था। इस कोश की एक खास विशिष्टता यह थी कि अंग्रेजी के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु इसमें अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी में दिया गया था। अपार करुणा, निश्चित सौम्यता, अपूर्व शांति और अनुपम तेज के दैदिप्यमान फादर बुल्के अपने अंतस में विश्व कल्याण की कामना रखते थे। प्रसिद्ध लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उनमें मानवीय करुणा का दिव्य चमक दिखाई पड़ती थी। उन्होंने फादर की नीली आंखों में तैरती वात्सल्य की भावना ऐसी लगती थी मानो वह किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। फादर बुल्के पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। फादर बुल्के तुम्हें प्रणाम, जन्मे और पले यूरोप में पर तुमको प्रिय भारत प्रणाम। रही मातृभाषा यूरोप की, बोली हिंदी लगी लगाम, ईसाई संस्कार ये भी पूज हुए तुमको श्रीराम। तुलसी होते तुम्हें पगडंडी के हित देते अपना जाम, सदा सह श्रद्धा से लेगा मेरा देश तुम्हारा नाम। फादर बुल्के तुम्हें प्रणाम। धन्यवाद। यकीनन हिंदी के समर्थकों की कमी है। भाषा पर सारी दुनिया हमारी
कक्षा 9 के छात्रों के लिए। प्रतिमान हेमरम। प्रथम स्थान पर है विकी कुमार 19,003। ये बहुत बढ़िया बात है। इस लड़के ने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें इसने सारे बिंदुओं को समाहित करने का प्रयास किया था और बिना देखे ही समझ करके ही इसने अपना वक्तव्य दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। प्राचार्य महोदय। बहुत अच्छी बातें आई और हिंदी दिवस यहाँ पर सोल्लास मनाया जाता रहा है वर्षों से। इस अवसर पर कविता पाठ निबंध प्रतियोगिता उसमें पुरस्कार दिया जाना और हमारे शिक्षकों ने छात्रों ने मिलकर के जो वक्तव्य दिए उससे उसका सार ये है कि हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी भी एक भाषा है और विश्व में बोली जाने वाली संप्रेषण करने वाली सारी भाषाएं भाषा है। भाषा की प्रकृति जो होती है नदी की तरह होती है। भाषा बहती है, आप उसमें कुछ कंकड़ डालते हैं, कभी बांध बनाते हैं, कभी नहर निकालते हैं, तो वो भाषा जो है आपके विचार, आपके खान पान, परिवेश, संस्कृति सबका बोध कराते हुए लेकर के चलती है। आप भाषा को मां की उपमा देते हैं कि भाषा मां जैसी होती है, तो आपकी मां अगर मां है तो इंग्लैंड में रहने वाले बच्चे की मां भी मां है। इसलिए भाषा में कोई वैमनस्य नहीं है। लेकिन जब कभी भी कोई व्यक्ति, कोई राष्ट्र, कोई समाज जब आक्रांत होता है, उस पर किसी दूसरे का प्रभाव होता है, ध्यान से सुने, अंतिम बार मैं बोल रहा हूं हिंदी दिवस पर, तो वो चाहता है कि मेरे विचार, मेरी संस्कृति, मेरे साहित्य का प्रसार प्रचार हो और उसके लिए जो उनकी भाषा होती है उस भाषा का थोपा जाना होता है, थोपेगा आप पर। प्राचीन भारत में हिंदी नहीं बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली और उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट। धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि सूरदास को पढ़ेंगे तो ब्रजभाषा, तुलसीदास को पढ़ेंगे तो अवधी की भाषा,
एक बार एडमिशन टेस्ट में नामांकन की जो परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा, उसमें एक मुकदमा हुआ कि उनके मस्तिष्क में अवधी ब्रजभाषा हिंदी का के स्वरूप के अंतर्गत नहीं थी। लेकिन इन सबको मिलाकर के हिंदी की जो यात्रा बनी, वह यात्रा खड़ी बोली के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त हुआ और आज जिस स्वरूप में हिंदी खड़ी है विश्व मंच पर, उसमें कहीं भी हानि का प्रश्न नहीं है, कहीं भी मान भंग का प्रश्न नहीं है। आप हिंदी को, नेपाली की कविता है, हिंदी है भारत की बोली, अपने आप पनपने दो। सबने हिंदी का गुणगान गाया। तो ये आपकी भाषा है, आप इसमें बढ़ें, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप सम्मिलित हो हिंदी माध्यम से। तो मैं आपको 2016 में एक मैंने हिंदी की महत्ता पर कविता लिखी थी, इसी मंच से मैंने सुनाई थी, और शायद 18 वगैरह में विद्यालय पत्रिका जो सर्जना है उसमें प्रकाशित है। तत्कालीन अध्यक्ष हमारे मित्र थे डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी, ये डॉक्टर नरेंद्र भी संपादक मंडल में थे, डॉक्टर मयंक थे जो चले गए, तो इन लोगों ने उसे प्रकाशित किया। आप लोग उसे याद करेंगे, उसमें सारी चीजों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। मैं सुनाता हूं संक्षेप में, चूंकि ये प्रोग्राम जो हुआ टाइम के समय के अंतर्गत हुआ है। निश्चित भूखंड मिला सबको, राज्य की परिभाषा, राज्य के रहने वाले नागरिक की परिभाषा, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा की परिभाषा। निश्चित भूखंड मिला सबको, कोटि सपाट सत जनघनता, नए निर्णय का अधिकार मिले, हिंदी भाषा को संप्रभुता। सुर भारती, संस्कृत के लिए दूसरा शब्द है सुर भारती। सुर भारती भाषा की दुहिता, दुहिता बेटी, सुर भारती भाषा की दुहिता, उर्दू की हूं भगिनी निश्चय, भारत की हूं पहचान सके। क्या है चेतन मानवता का मैं हूं, देखो किलकित कानन, मेरे ललाट पर बिंदी है, आंगन आंगन हो नंदन वाणी, जूड़े में गहरा बांध खड़ी, गहले मेरा पुलकित पानी। अब कवियों के माध्यम से, जैसा डॉक्टर सेवंती ने बताया,